Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिम्मी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, 1 मिनट लिख के बताऊंगी कि जो इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था 11th क्लास की बायोलॉजी में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था सेल के बारे में हमने डिटेल में देखा था, सेल थ्योरी और एक ओवरव्यू देखा था हमने सेल के, कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, मीन्स कौन सा ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होता है, कवरिंग जो होती है सेल की उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि डिटेल में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद जब हम सेल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो उसके बाद आता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, मीन्स जिसको हम यूनिसेल्युलर के नाम से जानते हैं। यूनी जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, एक सिंगल। यूनी मीन्स सिंगल, सेल्यूलर मीन्स क्या होता है, सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से या फिर एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। तो प्रोकैरियोट्स जो है वो उसका एग्जाम्पल है यूनिसेल्युलर का। उसके बाद आते हैं एस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टीपल सेल्स मीन्स डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, उसके बाद जितने भी प्लांट हैं वो सब मल्टी सेल्यूलर जो है उसका एग्जाम्पल है। बट यूनिसेल्यूलर की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, और प्रोकैरियोट्स जो है उसमें भी हम बैक्टीरिया जो है उसको लेकर पढ़ते हैं, आगे फर्दर मूव करते हैं। सबसे पहले अब प्रोकैरियोट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स का मतलब देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो है उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रो जो है वर्ड उसका मतलब है प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कहने का मतलब ये हो गया कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनका प्रोकैरियोट्स का या फिर यूनिसेल्युलर जो हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब नेकेड जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब ये हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ किसी भी टाइप की कोई मेम्ब्रेन या फिर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती, जैसी कि यूकैरियोट्स में पाई जाती है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और उस मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। बट प्रोकैरियोट्स जो है उसमें इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता। प्रोकैरियोट्स जो है उनमें सिर्फ इस तरीके से सेल के अंदर में जेनेटिक मटेरियल जो है वो पाया जाता है, इसके चारों तरफ इस तरीके की कोई कवरिंग नहीं पाई जाती। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है जिन ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जिसकी फुल फॉर्म है प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सेल को लेकर। ये जो है ये स्मॉलेस्ट सेल जो है वो होती है, पीपीएलओ जो है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। जिस तरीके से लार्जेस्ट सेल के बारे में पूछा जाता है तो लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट सेल है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाती है तो उस टाइम पर पीपीएलओ प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है। उसके बाद जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो वेरी करते हैं शेप में, साइज में, और बहुत तेज़ी से इनमें मल्टीप्लिकेशन जो है उसका प्रोसेस देखा जाता है यूकैरियोट्स से अगर इनको कंपेयर किया जाए तो। जैसे कि हम देख सकते हैं यूकैरियोट्स में अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो जब एक ह्यूमन बींग्स जो है वो किसी भी बेबी को बर्थ देता है तो उसमें मतलब 8 to 9 मंथ का टाइम लगता है। लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो विद इन आवर्स, विद इन डे डिवाइड हो जाते हैं। ये क्या है कि मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली देन यूकैरियोट्स।
उसके बाद अगर यदि हम बैक्टीरिया के एग्जाम्पल को लेकर फर्दर आगे बढ़ते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली 4 शेप जो है बैक्टीरिया की पाई जाती हैं, जिसमें सब एक होती है रॉड शेप। रॉड शेप जो है उसका एग्जाम्पल है वैसिलस, सो या फिर वैसिलाई के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो रॉड शेप्ड, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रॉड शेप का एक बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है वैसिलस। ये एग्जाम्पल के साथ शेप और एग्जाम्पल्स दोनों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि शेप के साथ साथ एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन बना दिया जाता है। रॉड शेप पाया जाता है, उसके बाद स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है राउंड शेप, गोल। सो स्फेरिकल शेप पाई जाती है, जिसका एग्जाम्पल है कोकस। सो अगर यदि स्फेरिकल की हम बात करें तो इसमें आ जाता है कोकस। कोकस जब एक सिंगल सेल होती है तो उसको हम बोलते हैं कोकस, जो कि राउंड स्फेरिकल होती है। जब ये 2 सेल हो जाती हैं तो 2 के लिए डिप्लो यूज़ किया जाता है। सो जब ये पेयर में प्रेजेंट है या फिर 2 सेल इस तरीके से प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरीके से, ये है डिप्लोकोकस। और जब ये इस तरीके से एक चेन की फॉर्म में पाई जाती हैं, मतलब कि बहुत सारी सेल्स एक चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। ये थी दूसरी शेप। उसके बाद एक शेप ऐसी पाई जाती है जो कि कॉमा शेप का होता है। सो इस तरीके से कॉमा शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है विब्रियो। जैसे हम कॉमा लगाते हैं इस तरीके से, तो इस शेप का बैक्टीरिया जो है उसकी एक ये शेप भी होती है, जिसका एग्जाम्पल है विब्रियो। उसके बाद स्पाइरल, जिसका जब कुछ भी स्पाइरल कराते हैं हम, कोई जेरोक्स जो है उसको स्पाइरल करते हैं, तो वो इस तरीके से कुछ स्पाइरल की फॉर्म में या फिर ट्विस्टेड फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो स्पाइरल, जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरलम या फिर स्पाइरोकीट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो ये थी 4 बेसिक शेप बैक्टीरिया की। ये चारों शेप विद एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखनी है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर देखा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें प्रोकैरियोट्स जो है उसका मतलब पता होना चाहिए, ये भी। उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ जो है उसको हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ये क्या है? ये बैक्टीरियल सेल जो है उसका स्ट्रक्चर है। अब हमें ये देखना है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं और उनका हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके से ये ट्विस्टेड फॉर्म में रेड कलर का जो स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है इसको हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए या फिर न्यूक्लियोइड डीएनए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो जीनोमिक डीएनए है या फिर न्यूक्लियोइड डीएनए जो है इसको हम बोलते हैं नेकेड डीएनए, बिकॉज इसके चारों तरफ इस तरीके से कोई कवरिंग नहीं पाई जा रही है। इसको बोलते हैं हम जेनेटिक या फिर न्यूक्लियोइड डीएनए। ये जो जीनोमिक डीएनए जो होता है उसके एडिशनल बैक्टीरियल जो सेल है उसमें डीएनए जो है वो सर्कल की फॉर्म में डीएनए और पाया जाता है। डीएनए जो सर्कल की फॉर्म में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, या फिर एक और अदर नेम से इसको हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज प्लाज्मिड और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। और इसकी जो फॉर्म होती है मीन्स ये सर्कल फॉर्म में ही पाया जाता है। जो जेनेटिक या फिर जीनोमिक जो डीएनए है उसके एडिशनल डीएनए पाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। ये हो गया। उसके बाद ये जो डॉट डॉट फॉर्म में हमें अपीयर हो रहा है जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है उसमें इस तरीके से कुछ डॉट डॉट की फॉर्म में ही
राइबोसोम्स जो है वो भी पाए जाते हैं। सो बैक्टीरियल सेल जो है उसमें जीनोमिक डीएनए पाया जा रहा है। जीनोमिक डीएनए के अलावा डीएनए कंटेंट पाया जाता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मिड या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। उसके बाद इसमें राइबोसोम्स पाए जा रहे थे। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो येलो कलर की लाइनिंग हमें शो हो रही है, ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक ही बात होती है। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि सराउंडेड होती है सेल वॉल से। यहाँ पर और थोड़े लाइट कलर का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पर हमें शो हो रहा है, ये क्या है? ये बैक्टीरियल सेल वॉल है। ये हो गया। उसके बाद ये जो ब्लू कलर की हमें स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, ये एक एनवलप है, कवरिंग है, जिसको हम कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मीजोजोम क्या होता है। मीजोजोम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है उसी का स्ट्रक्चर होता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है, मीन्स इनफोल्डिंग हो जाती है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वो जो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है उसको हम बोलते हैं मीजोजोम। उसके बाद इस तरीके से कुछ थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल फ्लैजेलम या फिर बैक्टीरियल फ्लैजेला, जो कि बैक्टीरिया को मूव कराने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम पिलाई या फिर फिम्बरी के नाम से जानते हैं। ये इनका क्या काम होता है? ये बैक्टीरिया को अटैच कराने का, मीन्स जो रॉक होते हैं या फिर सॉलिड सरफेस जो होती है उस पर अटैच कराने का, स्टिक करने का, चिपकने का जो काम है वो कौन कराता है? पिलाई या फिर फिम्बरी जो है वो उसको हेल्प करती है। सो ये थी एक बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है उसके बारे में। अगर हम एक और स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रेड कलर से जो ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियोइड डीएनए या फिर इसको हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। उसके बाद ये जो है सर्कुलर फॉर्म में डीएनए के अलावा, जीनोमिक डीएनए के अलावा डीएनए पाया जा रहा है सर्कुलर फॉर्म में, जिसको हम प्लाज्मिड या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि डीएनए की फुल फॉर्म सबको पता होगी, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज़ है। हम 9th-10th में इसकी फुल फॉर्म जो है उसको पढ़ते हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। डीएनए जो है उसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से डॉट की फॉर्म में स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ये क्या है? ये इंक्लूजन्स होते हैं। इंक्लूजन के बारे में हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद राइबोसोम भी पाया जाता है। पॉलीराइबोसोम बोलते हैं हम। पॉलीराइबोसोम, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे यूनिट जो हैं राइबोसोम की पाई जा रही हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। उसके बाद जब बैक्टीरिया की ये जो ब्राउन कलर से शो रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है के आउटर साइड में सेल वॉल पाई जाती है, देन कैप्सूल पाया जाता है। और ये जो रेड कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बैक्टीरियल फ्लैजेलम या बैक्टीरियल फ्लैजेला के नाम से जानते हैं, और ये जो ब्लू कलर के थ्रेड लाइक फाइन हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम पाइलस या फिर इसको हम बोलते हैं पिलाई या फिर फिम्बरी के नाम से जानते हैं। ये था बैक्टीरिया की सेल के बारे में। अब इसके बाद हम मूव करते हैं पीछे की स्लाइड पर, जहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ जो है वो छोड़ा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 by 1 कि प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, सराउंडेड बाय
सेल वॉल, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इस तरीके से होगी, उसके बाद सेल वॉल पाई जाएगी। उसके बाद हमने देखा था कि फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नेकेड जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, मीन्स जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट था उसके चारों तरफ किसी भी तरीके की कोई कवरिंग नहीं थी। उसके बाद इन एडिशन टू दी जेनेटिक डीएनए मीन्स जीनोमिक डीएनए जो पाया जा रहा था, उसके अलावा भी डीएनए आउटसाइड डीएनए जो है वो पाया जा रहा है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में पाया जा रहा है, जिसको हम प्लाज्मिड या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से जानते हैं, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो था जेनेटिक मटेरियल जो, इसके अलावा एक और डीएनए मॉलिक्यूल पाया जा रहा है जिसको हम प्लाज्मिड या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से जान रहे हैं। ये पॉइंट जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन की फॉर्म में यूनिक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम मीजोजोम बोल रहे हैं, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग हो रही थी उसको हम मीजोजोम के नाम से जान रहे थे। ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो हमने देख लिए, स्ट्रक्चर भी देख लिया बैक्टीरिया का। उसके बाद अब हम मूव करते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे थे, तो उसके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल एनवलप, सेल जो एनवलप होता है, बैक्टीरियल सेल एनवलप जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम एक को बोलते हैं कैप्सूल और एक को बोलते हैं हम स्लाइम लेयर। के बारे में भी हम देखेंगे स्लाइम लेयर क्या होती है, कैप्सूल क्या होता है। लेकिन अभी के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि कैप्सूल की कवरिंग थी, उसके बाद सेल वॉल थी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर होते हैं, ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेल एनवलप। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं मोस्टली, पर्टिकुलरली अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो उसमें केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप पाया जाता है। मीन्स ये जो है सेल एनवलप जो है, जब ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा। उसके बाद सेल एनवलप जो होता है वो कंसिस्ट करता है क्या, 3 लेयर पाई जाती हैं, जो कि हमने अभी देखा। सबसे आउटर मोस्ट जो होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि उसके बाद पाई जाती है सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर हमने देखा ये। उसके बाद ये जो सेल एनवलप में 3 कंपोनेंट पाए जा रहे हैं या फिर इसकी जो लेयर हैं उनके अपने खुद डिस्टिंक्ट फंक्शन होते हैं सबका। ग्लाइकोकैलिक्स का अलग, सेल वॉल का अलग फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसका अलग फंक्शन है। तो इसके बारे में अब हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या फंक्शन जो है वो प्ले कर रहा है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है या फिर लेयर जो है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो डिफ़र करती है इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। डिफरेंट बैक्टीरिया में इसकी थिकनेस, इसका कॉम्पोजिशन जो है वो डिफ़र करता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स अभी हमने देखा कि अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लाइम लेयर जो है वो क्या होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज कंसीडर्ड अ स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसको हम स्लाइम लेयर कब कंसीडर करते हैं, जब ग्लाइकोप्रोटीन जो है लूजली एसोसिएटेड होता है सेल वॉल के साथ। मतलब कि जो स्ट्रक्चर हमने देखा बैक्टीरिया का, ये सेल वॉल है। सेल वॉल से अगर कोई इस तरीके से लूजली अटैच होगा अगर यदि ग्लाइकोकैलिक्स, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर बोलते हैं। बैक्टीरिया दैट आर कवर्ड विद दिस लूज शीट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। ये जो स्लाइम लेयर जो होती है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है डिहाइड्रेशन से एंड न्यूट्रिएंट्स जो है उसका लॉस ना हो।
उससे प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद कैप्सूल के बारे में हम देखते हैं कि कैप्सूल जो है वो क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है उसको हम कैप्सूल कब कंसीडर करते हैं, जब पॉलीसेकेराइड जो है वो टाइटली अटैच हो सेल वॉल से। जैसे यहाँ पर जब ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है लूजली अटैच होगा सेल वॉल के साथ तो इसको हम स्लाइम लेयर बोल रहे हैं। और इसी तरीके से जब ये सेल वॉल है और इसके साथ ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो टाइटली अटैच होगा तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैप्सूल। यहाँ पर हमें ये दो टर्म जो हैं वो याद रखने हैं कि जब लूजली एसोसिएटेड होगा तब उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं और फर्मली या फिर टाइटली अटैच होगा तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है वो कुछ गमी स्टिकी कंसिस्टेंसी होती है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एज वेल एज अडहेशन टू सॉलिड सरफेस। प्रोटेक्ट तो करता ही करता है कैप्सूल बैक्टीरियल सेल जो है उसको, साथ ही साथ अडहेशन जो है उसको भी प्रोवाइड करता है सॉलिड सरफेस पर। अडहेशन मीन्स स्टिक होने का, जो चिपकने का जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कैप्सूल की वजह से बैक्टीरिया में आती है। सो इस तरीके से जो आउटर मोस्ट सेल एनवलप का आउटर मोस्ट पार्ट था ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बारे में देखा कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो दो पार्ट में होता है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। जब ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल के साथ लूजली अटैच होगा तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, जो कि डिहाइड्रेशन एंड न्यूट्रिएंट के लॉस से बचाती है बैक्टीरियल सेल को। और जब ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल के साथ टाइटली अटैच होता है तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैप्सूल, जो कि अडहेशन में हेल्प करता है और बैक्टीरियल सेल जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में। उसके बाद आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है लाइज जस्ट आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहरी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाहर में सेल वॉल। सो सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है वो डिटरमाइन करती है शेप जो है बैक्टीरिया की, वो डिटरमाइन होती है सेल वॉल से, एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। सेल वॉल जो होती है वो शेप को डिटरमाइन कर रही है, उसके बाद बैक्टीरिया की सेल्स जो हैं वो कोलैप्स ना हो या फिर उनकी बर्स्ट ना हो, मीन्स रप्चर ना हो, उससे भी प्रिवेंट करती है सेल वॉल। और प्रोटेक्ट करती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सेल वॉल। सो सेल वॉल के 3-4 फंक्शंस थे कि शेप को डिटरमाइन कर रही है, रप्चर ना हो, कोलैप्स ना हो बैक्टीरियल सेल्स, उससे प्रिवेंट करती है, उसके बाद टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उससे भी प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स जो है वही उसके थ्रू पास हो पाएंगे, सारे मॉलिक्यूल सारी चीज़ें जो हैं वो उसके थ्रू पास नहीं होती, मीन्स ये एक बैरियर का काम करती है। उसके बाद अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। इसके बारे में हमने देखा था कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है, मीन्स अंदर की साइड में फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बना रही थी जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम के नाम से जान रहे थे। ये दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। ये जो मीजोसोम का स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्यूल की फॉर्म में भी पाया जा सकता है, वेसिकल एंड लैमेली, ये 3-4 फॉर्म में पाए जा सकते हैं ये एक्सटेंशन। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये एक्सटेंशंस जो हैं मींस मीजोसोम जो है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में और डीएनए के रेप्लिकेशन में। अब डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए जो है उसकी कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बनना या फिर रेप्लिका बनना, मीन्स एक डीएनए मॉलिक्यूल है, जब ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरीके से इसकी रेप्लिका कॉपीज जो बनती हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन।
उसके बाद दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो एक्सटेंशंस थे मीन्स मीजोसोम जो हैं वो सेल वॉल फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन तो में तो हेल्प करते हैं। उसके बाद ये रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस जो है उसमें भी हेल्प करते हैं। अब सिक्रीशन प्रोसेस के थ्रू क्या है ये सेल जो सरफेस एरिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। उसमें क्या है कि अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में जिसको हम बोलते हैं क्रोमोफोर के नाम से जानते हैं, जो कि पिगमेंट को कंटेन करता है। क्रोमो जो वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है कलर। सो पिगमेंट जो है वो कलरफुल होगा, कुछ ऐसा चीज़। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें जो एक्सटेंशंस पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में उसको हम बोलते हैं क्रोमोफोर, जो कि पिगमेंट को कंटेन करने का काम करते हैं। ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के बारे में। अब आगे मूव करते हैं कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा, बैक्टीरियल सेल की प्रॉपर्टीज़ देखी, तो उसमें एक स्ट्रक्चर हमने देखा था फ्लैजेला, जिसको हम बैक्टीरियम फ्लैजेलम या फिर बैक्टीरियल फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने बैक्टीरियल सेल देखा था, यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करूँ इस तरीके से बैक्टीरियल सेल और उसमें कुछ इस तरीके से एक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा था उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। और अगर यदि हम इस फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ें डिटेल में तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। फ्लैजेला जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक फ्लैजेलम होता है, हुक होता है और उसके बाद बेसल बॉडी। ये 3 पार्ट पाए जाते हैं फ्लैजेला में। फ्लैजेला जो होता है बैक्टीरिया को मूव कराने में मीन्स मोबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है फ्लैजेला। उसके बाद फ्लैजेला जो होता है उसमें कुछ रिंग शेप स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें कि बैक्टीरियल फ्लैजेलम जो है या फिर बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है ये क्या है, प्रोवाइड करता है मोबिलिटी। मीन्स ये जो है कोई बैक्टीरियल सेल है, इसमें इस तरीके से फ्लैजेला जो है वो पाया जा रहा है। तो ये जो है जब इस तरीके से मूव करेगा तो इसकी वजह से बैक्टीरियल सेल जो है वो आगे की तरफ मूव कर पाएगी। सो मोबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, बैक्टीरियल फ्लैजेला। अब बैक्टीरिया जो है वो हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल जिसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। उसके बाद ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक लोकोमोटर अपेंडिसेस एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से आउटर साइड में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट होता है। उसके बाद बैक्टीरियल फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है, ये जो बैक्टीरियल फ्लैजेला है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं फिलामेंट, एक होता है हुक और एक होता है बेसल बॉडी। सो बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होने चाहिए। बैक्टीरिया के 3 पार्ट, बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। जैसा कि हमने अभी जो स्ट्रक्चर था इसमें देखा था कि ये जो बैक्टीरियल फ्लैजेला है उसके 3 पार्ट होते हैं, फ्लैजेलम, प्रोपेलर या फिर फिलामेंट बोलते हैं। उसके बाद ये हुक होता है, उसके बाद ये बेसल बॉडी है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो फ्लैजेला है इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट जो है फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द टिप। सेल का जो सरफेस है वहाँ से लेकर टिप तक की जो ये इस तरीके से रीजन जो होता है, मीन्स ये सेल सरफेस है, टिप तक का जो रीजन होता है इस पूरे को हम बोलते हैं फिलामेंट। ये क्या है, हॉलो होता है, इस तरीके से हॉलो स्ट्रक्चर होता है, रिजिड सिलिंड्रिकल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है वो स्पेशल प्रोटीन फ्लैजिलिन
प्रोटीन का मिल बना हुआ होता है। तो ये जो पॉइंट है फ्लैजिलिन प्रोटीन जो है ये इम्पोर्टेंट है कि फ्लैजिला जो है या फिर बैक्टीरियम फ्लैजिला जो है वो एक स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ होता है जिसको हम फ्लैजिलिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है वो एम्बेडेड होती है इन दी सेल एनवेलप। जो बेस प्रोवाइड करती है उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है फ्लैजिला का बेसल बॉडी। ये जो बेसल बॉडी होती है वो 4 रिंग से मिलकर बना हुआ होता है, 4 रिंग्स का, जिसमें सबसे पहली एल रिंग होती है, फिर पी रिंग होती है, फिर एमएस रिंग होती है एंड देन सी रिंग होती है। ये चारों की चारों रिंग जो होती हैं वो एक सेंट्रल रॉड से कनेक्टेड होती हैं। इसको अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में कौन सी रिंग क्या है। उसके बाद हुक होता है। ये क्या है? ये शॉर्ट होता है, कर्व्ड स्ट्रक्चर या फिर सेगमेंट हम बोल सकते हैं, इस तरीके से कर्व फॉर्म में पाया जाता है। हुक जो होता है वो फिलामेंट एंड बेसल बॉडी जो है उसको लिंक करने का काम करता है और फ्लेक्सिबल होता है ये हुक जो है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, या फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है होलो रिजिड सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। उसके बाद ये कुछ कर्व शेप का जो सेगमेंट था ये क्या है? हुक। हुक क्या कर रहा था? फिलामेंट और जो बेसल बॉडी है उसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? हुक, जो कि फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद आ जाता है ये बेसल बॉडी। ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद जो बेसल बॉडी होती है वो 4 रिंग से मिलकर बना हुआ था। तो एल रिंग थी, फिर पी रिंग थी और एम एस, ये दोनों रिंग जो है वो एक साथ काम करती हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं एम एस रिंग एंड सी रिंग। 4 रिंग से मिलकर बना हुआ होता है कौन? बेसल बॉडी, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सो ये था बैक्टीरियल फ्लैजिला के बारे में। तो इसमें हमें याद क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं इसमें, कि अगर यदि हम बैक्टीरियल फ्लैजिला की बात करें तो इसका काम क्या है? मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है फिलामेंट, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। बेसल बॉडी जो होती है वो 4 रिंग से मिलकर बनी हुई होती है। हुक जो है वो फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया बैक्टीरियल फ्लैजिला। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट हैं उसकी प्रेजेंस के बेसिस पर, या फिर इसका जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे, या फिर पैटर्न जो है बैक्टीरियल फ्लैजिला का उसके बेसिस पे बैक्टीरियल स्पीसीज जो होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। इसमें सबसे पहला जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए ट्राइकस। ए ट्राइकस का कहने का मतलब ये है कि ऐसा सेल जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ए ट्राइकस। उसके बाद आ जाता है सेकंड जो है, मेनली 4 होती हैं बट इसको कंसीडर नहीं किया जाता है पर पता होना चाहिए हमें। तो सबसे पहला जो है मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स होता है 1, ट्राइकस मीन्स हेयर या फिर फ्लैजिला। तो मोनो मीन्स सिंगल, ट्राइकस मीन्स हेयर। तो ऐसा सेल जिसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है वो भी एक ही एंड पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है और उसमें एक ही एंड पर एक फ्लैजिला जो है वो पाया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। फिर आता है एम्फीट्राइकस। एम्फी मीन्स बोथ साइड, उसके बाद ट्राइकस मीन्स हेयर। तो ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसके दोनों साइड पर मीन्स दोनों एंड पर फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट हो। एक फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर मोर देन 1 फ्लैजिला भी पाया जा सकता है दोनों साइड पर, तो उसको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं एम्फीट्राइकस।
उसके बाद आता है थर्ड जो है वो है लोफोट्राइकस। लोफो मीन्स एक टफ, मीन्स एक गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोफोट्राइकस का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरियल सेल के एक एंड पर बहुत सारे फ्लैजेला जो हैं वो एक गुच्छे की फॉर्म में, एक टफ की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। एक साइड पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर दोनों साइड पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है वो है पेरीट्राइकस। पेरी मीन्स होता है अराउंड, सरफेस। सो पेरीट्राइकस मीन्स बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ, मीन्स उसके सारी सरफेस पर फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होगा, होल सरफेस पर, उसको हम बोलते हैं पेरीट्राइकस। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्या है, ये पेरीट्राइकस है। ये जो है मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ए ट्राइकस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्वेश्चन तो आना ही आना तय होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद फ्लैजेला जो है, उसके अलावा हमने देखा था कि पिलाई, फिम्बरी जो है वो भी सेल सरफेस जो है बैक्टीरिया की, उस पर ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये मोबिलिटी जो है उसमें फंक्शन रोल प्ले नहीं करते, बट इनका अपने आप में एक अलग फंक्शन होता है। सो पिलाई जो होती है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये एक स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसके बाद फिम्बरी जो है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग होता है सेल के आउटसाइड में, मीन्स फिम्बरी और पिलाई जो है वो एक ही स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में हमने देखा था कि ये जो है बैक्टीरिया की जो सेल है उसको सॉलिड सरफेस, मीन्स जो रॉक होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, उन पर अटैच करने का, स्टिक करने का जो काम कौन करता है, वो पिलाई एंड फिम्बरी जो है वो करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो दो ग्रुप में क्लासिफाइड किए जाते हैं, सेल एनवलप और उसका जो मैनर है कि किस मैनर, जो स्टेनिंग प्रोसीजर होता है उसमें किस तरीके से बैक्टीरियल सेल जो है वो एक्ट कर रही है, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो दो टाइप के होते हैं। एक को हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं और एक जो बैक्टीरिया है उसको हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल एनवलप, सेल एनवलप में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पे, एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो स्टेनिंग प्रोसीजर है वो किसने दिया था, वो ग्राम ने दिया था, और इन्हीं के नाम पर हम जानते हैं ग्राम स्टेनिंग के नाम से, जिसमें बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और एक को ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो जो हम स्टेनिंग करते हैं तो जो बैक्टीरिया की सेल ग्राम स्टेनिंग जब कर रहे हैं, स्टेन को टेक करती है, मीन्स स्टेन में स्टेन्ड हो जाती है, तो ऐसी सेल को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और वो बैक्टीरिया की सेल जो स्टेन जो है उसके लिए किसी भी तरीके का कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करती या फिर उस स्टेन को इनकॉर्पोरेट नहीं होती उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड दोज दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम स्टेनिंग जब हम कर रहे हैं, जो स्टेन को इनटेक करती हैं, मीन्स या फिर स्टेन हो जाती है, तो उन सेल्स को हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। और ऐसी सेल्स जो स्टेन को नहीं टिक करती हैं या फिर स्टेन नहीं होती, उनको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। का नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ग्राम स्टेनिंग के ऊपर होगा, जिसमें मैं ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर जो है उसके बारे में बताऊंगी। फिर बैक्टीरिया की जो सेल है ग्राम पॉजिटिव में क्या डिफरेंस होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें इतना समझना है कि बैक्टीरिया जो है वो दो ग्रुप में क्लासीफाइड होता है ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। उसके बाद हमने देखा था कि बैक्टीरियल सेल जो है उसमें इंक्लूजन बॉडी
जो है वो भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इंक्लूजन बॉडी जो है वो क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी जो है वो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन बॉडी जो है वो जो रिजर्व मटेरियल होता है उसको स्टोर करने का काम करती हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनमें जो फूड है जो यूज़ नहीं किया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वैसे ही प्लांट्स जो होते हैं उनमें जब जितना फूड जो है रिक्वायरमेंट होती है उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, बट जो फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। तो उसी तरीके से जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें भी जो रिजर्व मटेरियल होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। इंक्लूजन बॉडी लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज नॉट बाउंडेड एनी मेम्ब्रेन। ये जो इंक्लूजन बॉडी होती हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करती हैं बिकॉज ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती हैं। तो जो इंक्लूजन बॉडी होती हैं इसका एग्जांपल अगर हम देखें कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल, फॉस्फेट के जो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकती हैं, या फिर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, या फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल की फॉर्म में इंक्लूजन बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में। उसके बाद नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है गैस वैक्यूल। यहाँ पर वैक्यूल में आर की जगह एल होगा, गैस वैक्यूल। सो गैस वैक्यूल जो होता है वो अनदर फॉर्म होता है, अनदर टाइप है इंक्लूजन बॉडी का। तो गैस वैक्यूल जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है बुयोंसी टू सम एक्वेटिक बैक्टीरिया। यहाँ पर सम एक्वेटिक बैक्टीरिया मीन्स ऐसे बैक्टीरिया, एक्वेटिक मीन्स होता है वाटर। जो ऐसे बैक्टीरिया जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो उन बैक्टीरिया को वेयोंसी, वेयोंसी मीन्स उछाल, जब बैक्टीरिया मूव कर रहा है तो उसको उछालने का काम मीन्स स्टेप आउट, या फिर कह सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचने का जो काम है वो कौन करता है, वो गैस वैक्यूल जो है वो इस प्रॉपर्टीज़ को प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया में। सो बेयोंसी मतलब होता है उछाल, प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया को कौन, गैस वैक्यूल। सो ये था प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स में भी हमने पर्टिकुलर एग्जाम्पल मीन्स बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब बैक्टीरिया में भी एक दो टॉपिक बचते हैं कि एक तो हम ग्राम स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग जो है वो कैसे करते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो क्या होता है। तो उस बेसिस पर जो उसका रिजल्ट होता है उस बेसिस पर जो बैक्टीरिया होता है वो दो टाइप का होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। उसका हम डिटेल में देखेंगे प्रोसीजर। उसके साथ साथ जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है मीन्स प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स जो है उनमें डिफरेंट टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम जो है उसको मैं यहीं पर डिस्कस कर देती हूँ कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स को हम शॉर्ट में PK के इस तरीके से लिख सकते हैं। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें 70S जो है वो राइबोसोम जो है वो पाया जाता है। अब 70S जो है वो भी दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। एक यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं 50S और एक सब यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं 30S। यहाँ पर ये जो S जो होती है ये क्या है, ये सैडबर्ग यूनिट होती है। सो ये जो 70S डिवाइड होता है 50S एंड 80S। अगर यदि हम इसको मैथमेटिकली ऐड करें तो ये हमारा 80S होना चाहिए, बट प्रोकैरियोट्स जो है उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्रोसीजर होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस होता है उससे हम जो सेल्स होती हैं उनकी डेंसिटी के बेसिस पर उसको
सेपरेट आउट करते हैं। तो जब हम अगर यदि किसी सेल जो बैक्टीरियल सेल है उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो होल अगर जब हमें राइबोसोम जो है होल राइबोसोम को सेपरेट आउट करना है तो वो 70S जो 70 सेडवर्ग यूनिट होगी वहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन यदि हम इस 70S में लार्जर सब यूनिट जो कि होती है 50S एंड 30S जो है ये क्या है स्मॉलर सब यूनिट होती है, जब इनको इंडिविजुअली हमें सेपरेट आउट करना होता है कि लार्जर सब यूनिट को करना है एंड स्मॉल सब यूनिट को करना है तो जो 50S मीन्स 50 सेडवर्ग यूनिट पर जो सेल सेपरेट आउट हो जाती है उसको हम बोलते हैं 50S जो कि लार्जर सब यूनिट होती है, और 30S मीन्स 30 सेडवर्ग यूनिट पर जो हमें रिजल्ट मिलता है या फिर जो 30S पर यूनिट सेपरेट आउट होती है उसको हम बोलते हैं 30S या फिर स्मॉलर सब यूनिट। सो बैक्टीरियल राइबोसोम क्या होता है 70S का होता है, इसकी सब यूनिट लार्जर सब यूनिट जो होती है वो होती है 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट जो होती है वो 30S होती है। बट जब हम यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस देखेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में मैं डिस्कस करूँगी यूकैरियोट्स के राइबोसोम एंड प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम के बारे में। आई होप कि ये वाला जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर जो क्लासेस के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी दोनों तरीके से बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।